हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पर एमसीक्यूज का सेट 7। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी में भी साथ साथ एक्सप्लेन करती चलूंगी ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच थ्योरी स्टेट्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉटिंग फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। आपको बताना है कि कौन से सिद्धांत में कहा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सड़ने वाले भोजन और कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऑप्शन बी इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ऑप्शन सी इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी इज एंशिएंट ग्रीक आइडिया। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसे हिंदी में सहज पीढ़ी का सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है इसको अरस्तु द्वारा परिभाषित किया गया था। इन्होंने क्या किया था कि जो पूर्व हमारे प्राकृतिक दार्शनिक और थे और जीवों की उपस्थिति के विभिन्न प्राचीन स्पष्टीकरण को इकट्ठा करके इन्होंने विस्तारित किया था, इसको एक्सप्लेन इन्होंने किया था। तो मतलब कि इनके अकेले के ये एफर्ट्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो भी पहले इसके बारे में आइडियाज दिए गए थे उन सब को कलेक्ट करके और उनका विश्लेषण इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंट्री पॉइंट ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज अ डैश। आपको बताना है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश बिंदु क्या है, कि सोलर एनर्जी जो है वो सबसे पहले किस फेज में एंटर करती है। ऑप्शन ए है प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी इज हर्बीवोर्स, ऑप्शन सी इज कार्निवोर्स एंड ऑप्शन डी इज ओमनिवोर्स। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर्स, यानी कि उत्पादक, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उन्हें सनलाइट की जरूरत होती है। तो सनलाइट जो है, सोलर एनर्जी जो है, वो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स कंज्यूम करते हैं। यही एनर्जी का इकोसिस्टम में एंट्री पॉइंट है, प्रोड्यूसर्स ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेस द मिसिंग लिंक इन द फॉलोइंग फूड चेन। आपको ये जो इस फूड चेन दी गई है इसे कंप्लीट करना है। जैसे कि बग है, बग को स्पाइडर खाता है, स्पाइडर को फ्रॉग खा जाता है। तो फ्रॉग को जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन खा सकता है। ऑप्शन इज रैट, ऑप्शन बी इज वीच, ऑप्शन सी इज ईगल एंड ऑप्शन डी इज स्नेक। तो बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्नेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 आपका है, विच गैस हैज द हायर एफिनिटी टू कंबाइन विद हेमोग्लोबिन। कि हमारा जो HB होता है उसके साथ कौन सी गैस की सबसे ज्यादा कंबाइन होने की कैपेसिटी है। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो सकती है एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 इज, गिव द फुल फॉर्म ऑफ साइट। SIT, साइट की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी सैटेलाइट इन्वेस्टिगेशन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी स्पेस इन्वेस्टिगेशन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट एंड ऑप्शन डी स्पेस इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। साइट की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। साइट जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था नासा और इसरो ने एक साथ मिलकर के 1975 में इसको लॉन्च किया था। इसका एक्चुअली एम क्या था कि जो भी इंफॉर्मेशनल न्यूज हो उसको जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन तक पहुंचाया जाए। तो आपको यहाँ पे साइट की फुल फॉर्म याद रखनी है। और अगर ये भी पूछा जाए, हो सकता है क्वेश्चन, कि इसको लॉन्च किसने किया था, इसको किया था नासा और इसरो ने ज्वाइंटली एफर्ट से स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज। आपको बताना है कि जो साइंस का इतिहास है वो इनमें से क्या है। ऑप्शन ए
अ क्रोनोलॉजिकल कैटलॉग ऑफ द डिस्कवरीज इन साइंस, यानी कि विज्ञान में जितनी भी खोज हुई हैं उनका समय के अनुसार उनकी लिस्टिंग। ऑप्शन बी इज एन अकाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट्स, यानी कि महान वैज्ञानिकों के योगदान का लेखा जोखा है। ऑप्शन सी इज अ स्टोरी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी, हाउ द टू इन्फ्लुएंस एंड चेंज ईच अदर, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है इनकी इंटरेक्शन की कहानी किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किस तरह से आपस में एक दूसरे को ये बदल सकते हैं। ऑप्शन डी इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैग्निफिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस दैट हैव ऑकर्ड थ्रू द एजेस, यानी कि युगों के माध्यम से हुई शानदार वैज्ञानिक प्रगति का सामान्य सा ये विवरण है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि साइंस का इतिहास जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट है, कि जो साइंस और हमारी सोसाइटी है उन दोनों की इंटरेक्शन की स्टोरी है। ये दोनों एक दूसरे को एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं और ये इनकी टेंडेंसी है कि एक दूसरे में बदलाव ला सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, द एयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, कि जो हमारा अर्थ का वायुमंडल जो है वो इनमें से कौन सी गैस है जो 78% उसको कवर करती है। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। तो जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इसका नेचर जो है वो ऑक्सीजन से बहुत ही अलग होता है। ये ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होती है, जबकि नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही स्टेबल रहने वाली गैस है, क्योंकि ये जो भी एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं ये उनमें बहुत कम इन्वॉल्वमेंट इसकी होती है, ये मतलब उनमें रिएक्ट ये नहीं करती है। तो यही कारण है मेनली कि जो ये 78% एटमॉस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द मूवमेंट ऑफ द सन, कि इन जो आपको 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हैं आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले किसने सन की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था। ऑप्शन आपके पास है गैलीलियो, केपलर, टॉलेमी एंड टाइको ब्राहे। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली जो हैं ये इन्होंने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सन की मूवमेंट को, और ये सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम की किसी भी बॉडी को इंडिविजुअली स्टडी किया हो, फिजिकल डिटेल्स उसकी मतलब प्रोवाइड की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेशन्ड इन सैटेलाइट्स गोइंग अराउंड द अर्थ, ऑन द मून और एनी अदर प्लेनेट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एस्ट्रोनॉमी का वो मेथड है जिसमें जो ये उपकरण पृथ्वी के चारों ओर जा रहे सैटेलाइट में तैनात हैं ये बताता है हमें, या फिर वो चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पर तैनात हैं। तो ऑप्शन ए आपके पास है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में हमें ऐसा पता चलता है, ऑप्शन बी इज रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी इज स्पेस ऑब्जर्वेटरीज एंड ऑप्शन डी इज स्पेस प्रॉब्स। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, स्पेस ऑब्जर्वेटरीज से हमें पता चलता है। अंतरिक्ष जो वेधशालाएं हैं उनसे हमें पता चलता है कि उपकरण जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर जा रहे सैटेलाइट में तैनात हैं। वो सैटेलाइट चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पर भी वो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, एज सीन फ्रॉम द एज द गैलेक्सी सीम्स टू बी मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। आपको बताना है कि अगर हम एज की तरफ से देखें तो जो हमें गैलेक्सी जो दिखाई देती है वो किन 2 पार्ट से बनी हुई है। ऑप्शन इज डिस्क एंड हैलो, ऑप्शन बी इज डिस्क एंड स्फीयर, ऑप्शन सी इज स्फीयर एंड हैलो एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डिस्क एंड हैलो। डिस्क एंड हैलो जो ये हैं ये 2 पार्ट्स हैं गैलेक्सी के ये पार्ट्स हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। द ग्लोबुलर क्लस्टर्स आर फाउंड इन द डैश एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स आर फाउंड इन द डैश ऑफ द गैलेक्सी। आपको ये बताने हैं कि गैलेक्सी के कौन से पार्ट में किस टाइप के आपको क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं।
चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि ग्लोबुलर और ग्लोबुलर क्लस्टर और जो गैलेक्टिक क्लस्टर है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि वो दोनों ही डिस्क में दिखते हैं। ऑप्शन सेकंड कहता है कि वो जो ग्लोबुलर है वो डिस्क में और गैलेक्टिक जो है वो हैलो में। ऑप्शन सी इसका वाइस वर्सा एंड ऑप्शन डी इसकी ये दोनों हैलो में हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैलो हैंड डिस्क। तो मतलब कि फर्स्ट जो है ग्लोबुलर जो क्लस्टर्स हैं वो हमें हैलो पार्ट में मिलते हैं गैलेक्सी के, और जो गैलेक्टिक हैं यानी कि गंगे जो क्लस्टर्स हैं वो हमें डिस्क पार्ट में मिलते हैं गैलेक्सी के। तो ध्यान रखिए, हैलो में हमें क्या मिलते हैं, ग्लोबुलर, और डिस्क में हमें मिलते हैं गैलेक्टिक क्लस्टर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि आपको चार जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से त्रिकोणमिति के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इज आर्यभट्ट, ऑप्शन बी इज हिपार्कुश, ऑप्शन सी इज यूक्लिड एंड ऑप्शन डी इज टॉलेमी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, हिपार्कुश। हिपार्कुश जो है इनको त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। ये उसी ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है जो आपने 10th क्लास से स्टार्ट करके पढ़ते आए हैं कि साइन कोसाइन वगैरह जो भी थे, कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो थी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइंस है, एंगल्स वैल्यूज वगैरह, तो इनकी इन्वेंशन जो की थी, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो हिपार्कुश ने दिया था। और इसके अलावा ये इनको एक और चीज के लिए बहुत जाना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले एक्यूरेट जो स्टार मैप डेवलप किया था। स्टार मैप की बात करें तो जैसे कि नाइट स्काई में जैसे हमें दिखता है, तो इन्होंने उसका एक मैप, उसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में, पैटर्न में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। स्टार मैप बोले या स्काई मैप बोलो या स्काई चार्ट या स्टार चार्ट भी हम इसे बोल सकते हैं, तो उनको भी डेवलप करने वाले हिपार्कुश ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज कंटेनिंग अ फ्यू टू अ फ्यू थाउजेंड गैलेक्सीज, कि हम गैलेक्सीज के ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे जिसमें हजारों गैलेक्सीज आती हों। ऑप्शन ए है कॉन्स्टेलेशन, ऑप्शन बी इज मिल्की वे गैलेक्सी, ऑप्शन सी इज क्लस्टर एंड ऑप्शन डी इज सुपर क्लस्टर। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है, क्लस्टर। क्योंकि देखिए कॉन्स्टेलेशन तो क्या होता है, स्टार्स का ग्रुप होता है। क्लस्टर जो होता है ये इसमें कुछ से लेके कुछ हजारों तक की जो गैलेक्सीज का ग्रुप है वो कंसीडर किया जाता है। और जो सुपर क्लस्टर है ये तो ऑब्वियस बात है कि एक तो क्लस्टर्स का ग्रुप हो जाएगा सुपर क्लस्टर, तो गैलेक्सीज के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 इज, accurate dating of fossil and certain types of rocks is possible with the development of knowledge of dash। आपको बताना है कि जीवाश्म और कुछ प्रकार की चट्टानों की सटीक डेटिंग किस चीज के ज्ञान पर निर्भर करती है, मतलब कि किस चीज के ज्ञान के विकास की हमें जरूरत है। ऑप्शन ए इज रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन बी इज ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑप्शन सी इज डिपोजिशन ऑफ स्टोन्स एंड ऑप्शन डी इज फोटोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो धर्मिता जो है ये हमारी मदद करती है जीवाश्म और उसके जो भी कुछ प्रकार की चट्टानें जो हैं उनकी सटीक डेटिंग के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। क्वेश्चन नंबर 15, एजिंग इज कॉज्ड बाय, आपको बताना है कि बुढ़ापे का इनमें से क्या कारण है, बुढ़ापा किस कारण से होता है। ऑप्शन इज रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ब्रेन सेल्स, यानी कि मस्तिष्क कोशिकाओं की वृद्धि का प्रतिकार। ऑप्शन बी इज रिंकलिंग ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा की झुर्रियां। ऑप्शन सी इज डिफेक्ट्स इन द फंक्शन ऑफ द सेल्स, कोशिकाओं के कार्य में दोष आना। ऑप्शन डी इज डिटोरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑन होल, यानी कि पूरे ही शरीर की कोशिकाओं और अंगों की संरचना या कार्यों में गिरावट आना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कि डिटोरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द होल बॉडी
अफेक्ट्स एजिंग, कि तभी हमें बुढ़ापा शो होता है जब पूरे शरीर की ही जो कोशिकाएं हैं, अंगों की संरचना है, वो सिकुड़ने लगती है और कार्यों में जो फंक्शंस हैं टिश्यूज के, उनमें दिक्कत आने लगती है, गिरावट आने लगती है। तो यही एजिंग का कारण है। तो ये डिस्कशन तो यहीं तक था, फिर मिलेंगे किसी और नए सेट के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स, हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस की अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी वीडियो अपलोड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।